स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में, और यह जो हमारी उपस्थिति है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि टेस्ट सीरीज हमने उपलब्ध कराई थी आपको, लेकिन यह एक शुरुआत भर थी। उस समय हम लोगों ने ये वॉच आउट करने की कोशिश की थी कि हमारी प्रोग्रेस क्या है, किस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं, कहाँ तक हम अपनी दक्षता हासिल किए हुए हैं, कहाँ तक हमारी प्रोग्रेस है। उसको आपने देखा, 3, 4, 5 टेस्ट हमने आपको प्रोवाइड किए। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वे लगातार इसको प्राप्त कर रहे हैं। आप यूट्यूब पर भी मैं उपस्थित होता रहता हूं, यद्यपि समय अभाव के कारण मैं थोड़ा कम ही उपस्थित हो पाता हूं। यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आने का पर्पज ये है कि एट ए ग्लांस पूरी चीज़ें एक ही बार में आपको दृष्टिगत हो जाएं। जब भी आप तैयारी करें, यूनिट 2 से शुरुआत कर रहे हैं हम। यूनिट 2 जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का है, जो कि बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो बड़ी गूढ़ता वाला विषय है। यद्यपि आप नेट के दौरान, जेआरएफ के दौरान इसका सामना किए हुए होते हैं, बावजूद उसके यह थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। बहुत सारे प्रश्नों के मामले में आयोग के प्रश्न भी समीचीन प्रतीत नहीं होते हैं। यद्यपि हमने अपने स्तर पर इसको देखने का प्रयास किया है, सही करने का प्रयास किया है। आप भी विज्ञ हैं, अपने स्तर पर आप भी इसको देखते हुए आगे बढ़िएगा। यहाँ शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से, और इसको मैंने पूरे प्रश्नों का संकलन किया है 2014 से लेकर के 2021 के पूरे प्रश्नों को, जितने शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, एक ही साथ मैंने ईयर वाइज, शिफ्ट वाइज इसको कलेक्शन किया है, जिससे आप देख सकें, पैटर्नों से अवगत हो सकें। और इसी तरह से एक परंपरा, एक सिलसिला सा चलेगा। और हम आपको यूनिट 3 ICT के साथ, उसके बाद जो एनवायरनमेंट का चैप्टर है उसके साथ, उसके बाद हम हिस्ट्री एंड कल्चर, नेशनल मूवमेंट, सारे के साथ उपस्थित होते रहेंगे। यहाँ शुरुआत करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 46, फेज 1 2014 में यह एडवर्टाइज हुआ था, और इसका एग्जाम डेट जो था दिसंबर 2014, 7 दिसंबर था। यह प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक बात और आप ध्यान देते हुए चलिएगा, प्रश्नों का उत्तर जो भी कन्फ्यूजिंग हो, और इसके साथ साथ पैटर्नों से वाकिफ होते हुए चलिएगा। प्रश्न एक पार्टिकुलर पॉकेट से आते हैं। आयोग ने जितना भी चयन किया है, यद्यपि सारे कंटेंट्स महत्वपूर्ण हैं, लेकिन प्रश्न जो है एक पार्टिकुलर पॉकेट से आता है। जैसे यूजीसी की भूमिका है, उसमें यूजीसी सदैव प्रश्न आते रहे हैं। प्रश्नों के का जो भी ट्रेंड है उसको देखते हुए बढ़ते हैं आगे। यह प्रश्न देखिए, प्रश्न कई बार आ चुका है, आगे इसका सामना आप करेंगे। यहाँ इसकी शुरुआत होती है, किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों 1956 इसका सही जवाब हुआ। यद्यपि आप वाकिफ होंगे, 1953 में इसको मान्यता मिली थी, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी, अनुदान आयोग की। इसके बाद जो संसद द्वारा, अधिनियम द्वारा 1956 में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके संदर्भ में और भी बहुत सारी बातें हैं, आप अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, कमेटी से प्रश्न आते हैं, बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों 1993 में इसका गठन हुआ था, और इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1993 में, उसमें उन्होंने कहा था कि बच्चों के पीठ से बोझ को कम किया जाए, किताबों के बोझ को कम किया जाए। और प्रोफेसर यशपाल ने इसकी प्रस्तुति की थी, इसके अध्यक्ष थे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए संबंधित है, इसमें कौन सा जोड़ा सही है। जो इसमें 3 है वह सही नहीं है, लेकिन जो 1 है वह सही है। यहाँ इसको देखते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो है सही नहीं है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सही नहीं है, प्रथम शास्त्रीय भाषा सही नहीं, जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यह सही है। 1985 में इसकी स्थापना करी गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और यहाँ पर देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। दोस्तों मध्यमान, बहुलांक और आपका मध्यांक यानी कि मीन, मीडियन, मोड तो हैं, लेकिन प्रमाणिक विजिलेंस का माप नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार नहीं है। तो शोध का वर्णनात्मक शोध का एक प्रकार नहीं है। इसमें 3 तो हैं, संवादात्मक शोध, तुलनात्मक शोध और सर्वेक्षणात्मक शोध तो ये प्रकार है, लेकिन प्रायोगिक शोध जो है वह वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 46, फेज 2 2014, एग्जाम डेट 11 जनवरी 2015। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि सारे प्रश्नों को के साथ एक ही शॉट में उपस्थित हुआ हूँ। आप इन सारे प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं, संकलित कर लेते हैं, ट्रेंड को समझ जाते हैं, तो आपको आगे प्रिपरेशन करने में बहुत ही आसानी होगी। इस प्रश्न को देखिए, एक अच्छा अनुसंधान निम्नलिखित 4 चरणों
चरणों में होता है। यहाँ पर ये उत्तर देखिए कह रहा है इसमें क्या सीक्वेंस बन सकता है। तो इसमें ए कह रहा है कि उद्देश्यों की स्थापना, सही है। इसमें कह रहा है कि आंकड़ों को एकत्र करना, ये भी सही है। बी कह रहा है कि आंकड़ों का विश्लेषण, यह भी सही है। और लास्टली होता है निष्कर्षों की व्याख्या, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका सही है। ए, सी, बी तथा डी, सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ पर कह रहा है एरर ऑफ स्कोरिंग, यानी कि जो रिस्पॉन्स एरर है, प्रत्युत्तर की त्रुटि, फलांग की त्रुटि होती है, प्रत्युत्तर की त्रुटि यानी कि सी के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वह चर। दोस्तों इस ट्रेंड को समझिएगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे प्रिपरेशन के दौरान हम आपसे मुखातिब होते रहेंगे, ट्रेंड्स को से आपको अवगत कराते रहेंगे, नए नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। तो हम लोग उसको देखेंगे। इस पर फिलहाल प्रश्नों को देखिए। वह चर जिसका हम औसतांक, माध्य तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं वह निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा इंटरवल स्केल, यानी अंतराल मापनी के द्वारा। डिटेल हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमें बहुत समय लग जाएगा और हमें सारे प्रश्नों को कवर करने हैं। टोटल 63 क्वेश्चंस अभी तक जितने आयोग ने परीक्षा कंडक्ट कराई है वे आए हुए हैं, तो हम सभी प्रश्नों से आपको अवगत करा रहे हैं। लिहाजा हम आंसर बताते हुए, प्रश्नों से आपको अवगत कराते हुए, ट्रेंड्स बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिसमें डिस्कशन करना होगा उसको करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है। दोस्तों आप आयोग की साइट पर जाइए, यूजीसी की भूमिका सवाल बनते हैं, वहाँ पर उसके कार्यों को देखिए। आप पाएंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निश्चित तौर पर प्रश्न आते रहे, चाहे इसे क्षेत्रीय कार्यालय का मामला हो, प्रथम अध्यक्ष का मामला हो, वर्तमान अध्यक्ष का मामला हो, नैक का मामला हो, विश्वविद्यालय के जो यूजीसी के जो कार्य हैं उनका मामला हो। तो यहाँ पर कह रहा है विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को अनुदान का आवंटन बिल्कुल सही है। विदेश में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, यह भी सही है। बौद्धिक संपदा अधिकार का संरक्षण, यह भी सही है। लेकिन सुपरविजन ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, यह सही नहीं है। विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नहीं करता है। 9वां का डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इसका सही उत्तर चुनिए। दोस्तों प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें शिक्षण की प्रभावशीलता की बात की जा रही है और यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा उसमें ए तथा डी, शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझाने पर निर्भर करती है और शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना होता है। तो यहाँ पर 10वें का सी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और हम आ गए हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 के जो थर्ड फेज के एग्जाम हुए थे। उस समय 46 में 4 फेज में एग्जाम हुए थे और इसका सेंटर प्रयागराज में रहता है। आपको अभी तक तो आपको पता होगा। तो यहाँ देखिए परीक्षा संपन्न हुई थी 14 फरवरी 2015 में। पेडागॉगी किससे जुड़ा हुआ है? आसान सा प्रश्न है। पेडागॉगी हो, एंड्रोगॉगी हो, हेडागॉगी हो, जब भी यह पूछता है तो यह पठन पाठन शिक्षण कार्य संबंधित है। आसान सा प्रश्न है, कई बार रिपीट किया है, तो इसको अपने ध्यान में रखिएगा। इस तरह से एक प्रश्न आपको मिलता है। डी के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कोठारी कमीशन किससे संबंधित है? दौलत सिंह कोठारी शिक्षा से संबंधित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कर रहा है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रश्न मिलते हैं, लगातार मिलते हैं, इसलिए उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसको बताने की आवश्यकता नहीं, सारे बच्चे जो भी इसमें एप्लीकेंट हैं जानते होंगे। एक प्रश्न और भी आप उसको ध्यान में रखिएगा, अगर क्षेत्रीय कार्यालय पूछता है, जब यूजीसी कार्य बढ़ गए, देश बड़ा है, तो 6 क्षेत्रीय कार्यालय की जो मुख्य रूप से बात की जाती है उसमें आपको भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बंगलुरु और पुणे, इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, क्षेत्रीय सेंटर हैं। इसको भी अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। यहाँ पर नई दिल्ली सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग इसका जो आंसर ऑब्जेक्टिव बताते हैं, मैं भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। लेकिन जब भी जो अलग अलग रिसर्च का अलग अलग पहलू होता है, जहाँ पर मानवीय पहलू होते हैं रिसर्च के, जो ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट सब्जेक्ट होते हैं, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कभी कभी हो जाता है। लेकिन बहरहाल इसका जो आंसर होगा वह ऑब्जेक्टिव ही होगा। शोध में एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या व्यक्तिनिष्ठ, तो हम व्यक्तिनिष्ठ की सलाह नहीं देंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। बहरहाल यह कंट्रोवर्शियल, लेकिन हम वस्तुनिष्ठ के साथ जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अब हम आ गए हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 का जो लास्ट फेज का एग्जाम था। आप देखिए 2014 में एडवर्टाइज हुआ और ये एग्जाम हुआ
22 मार्च 2015 को रिपीट किया क्वेश्चन। मैंने इस प्रश्नों को लेके आने का मेरा एक पर्पज यह भी है कि आप सारे प्रश्नों से जब अवगत हो जाते हो तो इसमें से एक या दो प्रश्न तो आपको, जैसे कि ट्रेंड है 4 से 5 प्रश्न पूछ रहा है, आयोग के साइट पर लिखा हुआ है कि हर एक यूनिट से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। कभी कभी इसका आयोग फॉलो नहीं करता, खासतौर पर एनवायरमेंट और आईसीटी के मामले में कभी कभी आप देखेंगे एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। आगे मैं अवगत कराऊंगा, लगातार आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी। मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर आप अपने स्तर पर तैयारी करते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आपके पास समय अभाव है या फिर आपको हमारे टेस्ट सीरीज, हमारी प्रैक्टिस सेट, हमारे करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट, लिमिटेड नोट्स की अगर आवश्यकता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर वह आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपको पेडागोजी संबंधित था, रिपीटेड क्वेश्चन था। इसके अतिरिक्त जो दूसरा प्रश्न 16 प्रश्न था वह भी इस फेज में रिपीटेड था। यह एडवर्टाइजमेंट या फेज 2 में प्रश्न संख्या 8 थी, इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जब जनसंख्या की प्रकृति जिनसे नमूने लिए जाते हैं सामान्य नहीं कही जाती, आंकड़े विश्लेषित किए जाते हैं। दोस्तों नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के द्वारा यानी सांख्यिकी के द्वारा यानी कि बी के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, एक बार पुनः प्रश्न रिपीटेड है। आपने देखा था कि इसमें कौन सही है। उस समय 1985 हमने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की बात करी थी। और एक बात और बता दूं, इससे संबंधित एक टेस्ट सीरीज में भी प्रश्न मैंने रखा था कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इनरोलमेंट जो स्टूडेंट का होता है वह इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय है। यह भी इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, तो इसको भी अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। 1985 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19 एंड दिस इज रिलेटेड टू रिसर्च मेथोडोलॉजी। हाइपोथेसिस मींस व्हाट। यहां पर देखिए हाइपोथेसिस मींस व्हाट यानी कि संभावित उत्तर के साथ हम जा सकते हैं। एक्सपेक्टेड आंसर जो होता है, हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है, उसके बिहार पर हम रिसर्च करते हैं। इसके बी के साथ हम जा सकते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कि इसको बनाने के दौरान मुझे बहुत ही कंफ्यूजन रहा, खासतौर पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 क्वेश्चनों में। आप सारे लोग विज्ञ हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इससे अवगत होंगे, तो आप भी अपने स्तर पर देखते चलिएगा। कहीं कुछ त्रुटिगत बातें अगर आपको नज़र आती हैं तो आप साक्ष्य के साथ उसको कमेंट में जरूर देखिएगा, उसको और लोगों से अवगत करा देना सही रहता है, क्योंकि मानवीय भूल हो जाना, त्रुटियां हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। बहरहाल हम अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न देखिए, यह शुरू हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 47। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे यह जो परीक्षा संपन्न हुई थी उसमें जो है देखिए ध्यान से 2016 में यह एडवर्टाइज हुआ था और यह परीक्षा कंडक्ट हुई है 2018 में। तो आप ध्यान देखिए कि यह जो है कितनी देर हुई थी और इसमें जो आयोग ने जो करंट अफेयर का चयन किया था वही स्थिति जो आज की है उपस्थित हो गई थी। उस समय भी आप देख लीजिए 2021-22 में आपका एडवर्टाइजमेंट हुआ है, परीक्षा 2024 में होने जा रही है। तो आप समझ लीजिए 2 साल पीछे का अगर उन्होंने पेपर वही दे दिया तो आपको किस तरह करंट अफेयर का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए आयोग क्या निर्णय लेता है। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए, 2016 में एडवर्टाइज हुआ, 2018 में एग्जाम हुआ, वो भी लास्ट में 15 दिसंबर 2018। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है। दोस्तों विभेदीकरण स्तर यह आसान सा आंसर है, बी के साथ आप जा सकते हैं। और सारे जो है स्तर हैं, स्मृति स्तर जो है, विमर्शी स्तर जो है, अवोध स्तर है, लेकिन विभेदीकरण स्तर नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है 22वां प्रश्न जो है वह कह रहा है, 21वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय शिक्षा आयोग को सामान्यतः माना जाता है। दोस्तों इससे पूर्व भी हमने दौलत सिंह कोठारी का नाम लिया था। मैंने आपसे कहा था चाहे यशपाल शर्मा का कमेटी हो, बिना बोझ के सीखने की बात हो, कि कस्तूरी रंगन जो अभी 1920 में अभी हुई है नई जो शिक्षा नीति की, तो ध्यान रखिएगा प्रश्न आते हैं। रास्ता किशन आयोग हो तो आयोग से प्रश्न आते हैं, यहाँ पर कोठारी आयोग इसका सही जवाब हुआ। आप बी के साथ जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है, निम्नलिखित विद्वानों में से किस विद्वान ने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक शब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों टी.एस. कुन इसका सही जवाब है। आप सी के साथ जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो, अब यहाँ पर देखिए कहीं कहीं अंतरिम की बात होती है और कहीं कहीं जो है जांची हुई प्रूव्ड परिकल्पना की बात होती है कि जांच करके परख करके उसको किया जाता है। बहरहाल परिकल्पना में
चेंज होने की संभावना रहती है, इसलिए उसको टेंटेटिव भी बोलते हैं। ए के साथ आप जा सकते हैं मेरे हिसाब से। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, एक बार पुनः मैंने कहा था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपने जहन में रखिएगा, कई प्रश्न आपको मिलेंगे। और मैंने बताया है आपसे कि आप अपनी तैयारी, आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, आपको जीके में अच्छा करना है, क्योंकि आपका अपने सब्जेक्ट में मुकाबला अपने लोगों से होता है और सारे लोग विज्ञ होते हैं, महारथी होते हैं, उसमें अर्धरथी कोई नहीं होता। तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर मुकाबला तगड़ा है। जीके में आपको अच्छा करना है, डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है, सिलेक्शन श्योर करता है। तो स्मार्टली आपको अपनी इस पर फोकस करना होगा। देखिए, एक प्रश्न लगातार जब आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आ रहा है तो इसको आद्योपांत इसकी स्टडी कर डालिए। यहाँ पर आसान सा प्रश्न 1956 इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, यह अब आ गया आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 फेज जो है सेकंड। इसमें जो है 3 फेज में एग्जाम हुआ था। पहले वाले में 46 में 4 फेज में हुआ था, इसमें 3 में हुआ था। तो इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न भी आया हुआ है। मैंने बताया था आपसे कि बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं। दोस्तों, आप पेडागॉजी से अवगत होंगे। एडल्ट एजुकेशन को आप एंड्रोगॉजी कहते हैं, इसको भी आप जानते हैं, जानना भी चाहिए। तो यहाँ पर पेडागॉजी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं होती। दोस्तों, प्राथमिक समंकों में प्राइमरी डेटाज में डू नॉट इन्वॉल्व व्हाट, देन क्वेश्चनर इन्वॉल्व होता है, शेड्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटरव्यूज इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बुक्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो डी के साथ आप जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा तैयार किया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इज रिलीज्ड बाई, दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह रिलीज की जाती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, लेकिन इसका नाम अब बदल गया है 1920 में। यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। यह बहरहाल बी के साथ आप जा सकते हैं उस समय के प्रश्न के अनुसार। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक बार पुनः देखिए, प्रश्न रिपीटेड है, कई बार इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, कह रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। कई बार यह प्रश्न आ चुका है, 1956। आप पढ़ें। अब मैं चूंकि सारे प्रश्नों को इसलिए रख रहा हूँ कि ट्रेंड को आप देखते हुए आगे बढ़ें। और हम आ गए हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 57 के थर्ड फेज की तरफ। और यह परीक्षा कंडक्ट हुई थी जनवरी 2019 में। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। 18 के बाद हम 19 में आ गए, यानी सोचिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 का है यह ईयर है, और हो रही परीक्षा 2019 में। और यहाँ पर देखिए, वर्ष 2016 की यूजीसी कौन से अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने के लिए का प्रयास है। दोस्तों, यह थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहा है, क्योंकि आयोग की साइट्स पर हमने भी देखा है, या आप भी पाओगे कि यहाँ पर ये जो बातें कही जा रही हैं, इसमें जो पीएचडी पूर्ण करने की न्यूनतम अधिकतम अवधि भी निर्धारित की गई थी। जो 3 वर्ष या 6 वर्ष की बात उसमें करी गई थी, और पीएचडी कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तों की भी बात हुई थी। बहरहाल हम बी के साथ जा रहे हैं। पीएचडी कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तें पूरी करना। आप भी अपने स्तर पर देखते चलिएगा। प्रश्नों से अवगत कराना मेन पर्पज है, ट्रेंड से अवगत कराना मेन पर्पज है। आप भी अपने स्तर पर पढ़ाई करते रहिए। तो शुरुआत भर है, और इसके यह तो सिर्फ आगाज है, और अंजाम तो हम लोग देंगे ही। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, जो यहाँ पर संबंधित है कि शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है। 30वां प्रश्न यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ पर मेरे देखने से उपरोक्त सभी जो है यह सही जवाब है। कुछ लोगों ने बी को भी माना है, लेकिन मैं इसमें उपरोक्त सभी के साथ जा रहा हूँ। आप अपने स्तर पर देखिएगा, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, 31 कह रहा है। यहाँ पर भी यह कन्फ्यूजन रहा है, कुछ लोगों ने बी माना है, कुछ लोगों ने सी माना है। तो यहाँ पर मैं जो है एक शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्थिति के 3 स्तरों से संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करना चाहता है, तो इससे संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा सी के साथ, इनोवा के साथ टी परीक्षण द्वारा। आप अपने स्तर पर भी देखिएगा इसको, और सॉल्व करते हुए आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिए, शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है। दोस्तों, यहाँ पर आयोग ने इसका उत्तर बी माना है, शोध की समस्याओं के निर्धारण से। बहरहाल हम बी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है। मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, मापन और मूल्यांकन में कोई संबंध नहीं है। ए के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, जो आ गया एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 शिफ्ट 1 2021। एग्ज़ाम डेट जो है इसका था 30 अक्टूबर 2021। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। आसान सा प्रश्न है,
करंट से है, शैक्षणिक वर्ष उस समय करंट से है, शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों कर्नाटक इसका सही जवाब था। इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है शिक्षकों के कार्य का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। इसको कौन करता है? FIAC द्वारा। ए के साथ आप जा सकते हैं। ए इसका सही जवाब है। आयोग ने भी इसको माना है ए, तो मैं भी ए के साथ बढ़ रहा हूँ, यद्यपि कहीं कहीं रेटिंग स्केल की बात की जाती है। बहरहाल हम ए के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, आसान सा प्रश्न है कि संकेतों के मध्य आंकड़ों में चित्रमय प्रस्तुति को कहते हैं पिक्टोग्राफ। इसका सही जवाब है। आसान सा प्रश्न है, बी के साथ आप जा सकते हैं। प्रश्नों के ट्रेंड को देखिए। प्रश्न कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? सैम्पलिंग से आ रहे हैं, ग्राफ से आ रहे हैं, मीन मीडियन मोड से आ रहे हैं, UGC से आ रहे हैं, रिसर्च से आ रहे हैं। तो इसको अपने ध्यान में रखिएगा। उंगलियों पर गिना जा सकता है, तैयारी करी जा सकती है, सफलता पाई जा सकती है, बस सही दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। तो सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में निम्न में से किस स्थान पर हुआ? आप सोचिए। आयोग के प्रश्न का चयन करने का आधार देखिए। 1990 में जो सम्मेलन हुआ था उसको यहाँ पर शामिल किया है। लिहाजा आप अपनी तैयारी के लेवल को बनाइएगा। थाईलैंड इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर तरफ बढ़ते हैं। और ये देखिए, अभी कुछ देर पहले मैंने UGC की बात की थी, जो क्षेत्रीय लेवल की बात की थी, क्षेत्रीय सेंटर्स की बात की थी जो निर्धारित किए गए हैं। आपने देखा हेडक्वार्टर पूछा हुआ है UGC का, यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय की बात कह रहा है, क्षेत्रीय सेंटर्स की बात कह रहा है। तो यहाँ पर 6 केंद्र खोले गए थे, नाम यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने बताया था कुछ देर पूर्व। और ये कब खोले गए? तो यह खोले गए 1995, यानी बी इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कह रहा है कि रैंडमाइजेशन इज नॉट डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडमाइजेशन नॉट डन? दोस्तों बी इसका सही जवाब है। परपोजिट सैंपलिंग में यह पॉसिबल नहीं है। तो इसके साथ आप बढ़ सकते हैं आगे। अगला हम आ गए एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 शिफ्ट 2 2021, एग्जाम डेट 30 अक्टूबर 2021। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन आप एक बार इस पूरी प्रश्नों से अवगत हो जाएंगे, आपकी तैयारी में आपको बहुत मदद मिलेगी। चिंतन शिक्षण है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे कई जगहों पर जो है बी अभ्यास केंद्रित बताया गया है, और मैंने भी इसको देखा है अभ्यास केंद्रित, लेकिन बहुत जगह इसे समस्या केंद्रित भी बताया गया है। लिहाजा आप बी अपने ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ पर ए के साथ जा रहा हूँ, लेकिन आप बी भी ध्यान में रख सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपानों का एक अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों इसको आप देखिए, मेरा मानना है इसमें ए, सी, बी तथा डी इसका सही जवाब होना चाहिए। अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण, उसके बाद डेटा संग्रह, उपकरण विकसित करना, उसके बाद डेटा का एकत्रीकरण, और लास्टली जो है आप करते हैं डेटा प्रसंस्करण एवं विश्लेषण। आप भी इसको अपने स्तर पर देखिएगा। कहीं कहीं इसको ए भी दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर डी के साथ जा रहा हूँ। आप अपने स्तर पर इसको देख लीजिएगा। ए, सी, बी तथा डी मैंने इसको माना है। मैंने कहा था आपसे बड़ा ही कन्फ्यूजिंग रहा है, लेकिन सारे प्रश्नों के साथ लेकर के आपके बीच आना था, मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरव्यू? तो इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा। यह 42वां प्रश्न है। इसमें स्पेसिफिक नहीं होता और सारे होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो आप जो है बी के साथ जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों बड़ा ही कन्फ्यूजिंग प्रश्न रहा है, अपने जहन में इसको अवश्य रखिएगा। यद्यपि साधारण रूप से देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा वह होगा शांति स्वरूप भटनागर। लेकिन हम आपको बता दें कि जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, या 1953 से 55 तक यह थे शांति स्वरूप भटनागर। सही है कि प्रथम अध्यक्ष के रूप में इनको नेट पर साइट पर दिया जाता है, बहुत सारी किताबों में भी दिया हुआ है। लेकिन अगर इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन की बात होती है, क्योंकि संवैधानिक निकाय जब बनता है आयोग 1956 में, तो उस समय 56 से 61 तक श्री C.D. देशमुख थे, लेकिन यहाँ पर हम जा रहे हैं शांति स्वरूप भटनागर के साथ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक की पूर्व क्रिया अवस्था है? दोस्तों सीक्वेंसिंग जो है इसका सही जवाब होगा। सी के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और बड़ी तेज़ी से अब 2 फेज के प्रश्न रह गए हैं, यहाँ पर हम उपस्थित हैं आपके बीच में। और इनमें से कौन शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा क्रियात्मक शोध। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, जाँच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्र किए गए मूल आंकड़ों को कहते हैं? दोस्तों प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। 46 का बी इसका
सही जवाब होगा। और यहाँ पर देखिए ये भी आसान सा प्रश्न है, प्रश्नों के ट्रेंड को देखिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक संवैधानिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया तो यह कब आया? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके साथ आप जाते हैं 47 के सी के साथ। अगले प्रश्न को देखिए, विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है। अब यहाँ पर कोई कहता है कंप्रिहेंशन का और कोई कहता है संश्लेषण का, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है विश्लेषण का, तो हम यहाँ पर सी के साथ जा रहे हैं। आप अपने स्तर पर इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यह प्रश्न कि मध्यांक की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह सी होगा या बी, इसको भी लेकर के कुछ लोग इसको डी भी मानते हैं वैसे, तो इसको भी अपने जहन में रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हम सी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप भी अपने स्तर पर इसको देख लीजिएगा, बड़ी ही कन्फ्यूजिंग रहा है। अगला प्रश्न देखिए, यह आ गया एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 और 2021 एग्जाम डेट 13 नवंबर 2021। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और 50वां प्रश्न देखिए, शिक्षक द्वारा छात्र में आया परिवर्तन परिलक्षित होता है। इसको लेकर के भी कुछ लोग अभिप्रीति की बात करते हैं, कुछ लोग उपलब्धि की बात करते हैं। और यहाँ पर हम जा रहे हैं सी के साथ, उपलब्धि के साथ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है। मनोगत्यात्मकता क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को प्रतिपादित किया जाता है, टेक्सोनॉमी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए कहीं कहीं हैरो है और कहीं कहीं ब्लूम है। यहाँ पर हम ब्लूम के साथ जा रहे हैं, इसको भी अपने जहन में आप रखिएगा। बड़ा ही कन्फ्यूजिंग प्रश्न रहा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 में। आगे बढ़ते हैं, नैक का पूर्ण रूप क्या है? आसान सा प्रश्न है। तो नैक यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वह डी होगा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। यह गुणवत्ता परखने के लिए की जाती है महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? 24 जुलाई 1968। इसका सही जवाब होगा सी के साथ। आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने उत्साह पोर्टल की बात करी थी, यहाँ पर सक्षम पोर्टल की बात की जा रही है। और यह किया गया था महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विश्वविद्यालय परिसरों में। तो आप सक्षम डी के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले शिफ्ट की तरफ। और दोस्तों ये दो शिफ्ट जो हैं लास्ट हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 शिफ्ट 1 2021। एग्जाम डेट जो था यह 28 नवंबर 2021 को था। सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु का एक उदाहरण है। दोस्तों इसको भी देखिए, कई जगह जो है क्वांटिटेटिव लिखता है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स ए के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने स्तर पर इसको देख लीजिएगा। सारे कन्फ्यूजिंग प्रश्नों को मैंने आपको ऑप्शन दे रखा है। हमने प्रश्नों के ट्रेंड को से आपको अवगत कराया है, अपने तरफ से भरसक प्रयास किया है कि सारी चीज़ों को सही बता पाऊँ, लेकिन आप भी अपने स्तर पर अवश्य देख लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यदि प्रसरण 4 हो तो मानक विचलन क्या होगा? दोस्तों यह 2 होगा। आप ए के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है माइक्रो टीचिंग। बी के साथ आप जा सकते हैं। और यहाँ देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है। दोस्तों विश्वसनीयता और वैधता दोनों वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता होती है, यानी डी के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है? दोस्तों मीन है, मीडियन है, मोड है, लेकिन रेंज नहीं है। डी के साथ आप जा सकते हैं। और बढ़ते हुए लास्टली हम लोग आ गए हैं अंतिम फेज की तरफ। एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 शिफ्ट 2 2021। एग्जाम डेट 28 नवंबर 2021। और इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? दोस्तों यहाँ पर जो है लिसनिंग लेवल की बात करें, यह स्तर नहीं है, अवबोध स्तर है, विमर्शीय स्तर है, स्मृति स्तर है, लेकिन बी इसका गलत जवाब है। बी के साथ आप जा सकते हैं। शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है? दोस्तों एक्सपेरिमेंटल मेथड में, प्रयोगात्मक विधि में आप जा सकते हैं डी के साथ। और एक अच्छी परिकल्पना की निम्नलिखित में से कौन सा सही विशेषता है? दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो सी है वह इसका सही जवाब है। बोथ ए एंड बी यानी 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी सी के साथ आप जा सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें तो जो 1 है वह सही सुमेलित नहीं है। और इसको आप देखिए वह कौन सा है, तो वह बी है। और जो है इसका जो सही जवाब है वह 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, न कि 1960 में। तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ आप जा सकते हैं। और इसी के साथ
दोस्तों ये पूरे प्रश्न हमने सॉल्व कर दिए, टेंट से आपको अवगत करा दिया। एक बार पुनः कहूँगा कि आप अपने स्तर पर भी वॉच आउट कर लीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।